नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र पे। और महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जो मैं आपको देने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने के बाद लगातार विभागों के बंटवारे को लेकर के और मंत्री पद को लेकर के खींचतान महायुति के भीतर मची हुई थी। और ऐसे में खबर आ रही थी कि एकनाथ शिंदे लगातार नाराज चल रहे हैं और अब खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे महायुति गठबंधन से भी उखड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है जहां महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार बड़े मंत्रियों के साथ दिल्ली के आलाकमान के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे इन मीटिंग्स में शामिल नहीं हो रहे। दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, वो भी ऐसे समय पर जब ये तमाम मीटिंग्स और बैठकें मंत्री पद और विभागों को लेकर के है। और इन बैठक में भी, मीटिंग्स में भी एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हो रहे। जो रिपोर्ट्स आई है मेरे पास वो मैं आपको बताऊंगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना प्रमुख के कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि शिंदे बुधवार को ही बैठक में मौजूद नहीं थे। और ये बैठक आपको पता है ऐसे समय में हो रही है जब सब कुछ डिसाइड होना है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा के साथ मीटिंग में अजीत पवार शामिल थे। खास बात यह है कि पहले शिंदे भी बैठक में शामिल होने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने नहीं जाने का फैसला किया। सोचिए, इतनी अहम बैठक जहां तमाम बड़े मंत्री हैं, जहां सब कुछ डिसाइड होना है। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है, उनके करीबियों ने बताया है कि शहरी विकास विभाग के अलावा शिंदे पक्ष को कोई भी बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया। वो राजस्व, लोक निर्माण और तमाम जो आवास और उद्योग और में दिलचस्पी दिखा रहे थे, जो तमाम विभाग हैं, लेकिन भाजपा ने मांग को स्वीकार नहीं किया है। यानी एक और विभाग के अलावा बात करें तो और किसी विभाग को देने के मामले में बीजेपी हाँ नहीं भर रही, यानी शिंदे की तरफ नहीं जा रही वो। और खबर है कि शिंदे भाजपा की इस शर्त से भी काफी खफा थे कि पिछली सरकार में जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन नेताओं को नहीं चुना जाएगा। अखबार जो बातचीत हुई है उनसे, उसमें शिंदे के करीबी ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में शिंदे उनके साथ हुए व्यवहार से भी काफी खफा हैं। यानी जो सब कुछ चल रहा है, इस पर शिंदे के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये एकनाथ शिंदे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आगे उन्हें हर चीज में तोल मोल करना पड़ा। उन्हें लगता था कि सत्ता में उन्हें उचित हिस्सा नहीं दिया गया, जबकि महाराष्ट्र में मायावती की जीत में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। ये तो सबको पता है कि उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, तमाम योजनाएं लाई गई और कैसे एक ही दिन में बैठ करके कितने सारे प्रपोजल थे, उनको टिक मार्क करके पास भी किया गया था। आपको पता ही होगा, हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी। और ये तमाम बातें जो हैं अब वो हो रही हैं। अब देखिए दोस्तों, ये ऐसे समय में खबर आ रही है जब महाराष्ट्र में लगातार, मैंने आपको जो खबर बताई ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कि लगातार महाराष्ट्र में खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे पहले बीजेपी के साथ में उनकी तमाम बैठक हुई, उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर के हो, क्योंकि वो एकनाथ शिंदे बखूबी जानते थे कि अगर कम सीटों पे लड़ेंगे, कम सीटें आएंगी तो आगे चल के बहुत कुछ दांव पर लग सकता है। इसलिए एकनाथ शिंदे ने शुरू से ही बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के काफी खींचतान मची। फिर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को पीछे हटना पड़ा और बीजेपी जो है वो 150 सीटों के करीब जो है वो लड़ी। और बाद में जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। चुनाव के बाद कैसे सीएम पद की रेस से एकनाथ शिंदे को बाहर करना पड़ा किया गया, फिर उसके बाद गृह मंत्रालय उनके हाथ से जाता दिख रहा है और अब जो विभाग मांगे जा रहे हैं वो विभाग भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये तमाम जो चीजें घटित हुई हैं उनमें अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी के लिए एकनाथ शिंदे से ज्यादा जरूरी अजीत पवार हो गए हैं। अब जानकारों का एक हिस्सा ये भी मान रहा है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि जो बीजेपी के वोटर्स हैं उन्हीं में से बहुत ज्यादा तबका या कह ले वैसे ही वोटर्स एकनाथ शिंदे की भी हैं जो हिंदुत्व को लेकर के वोट डालते हैं। तो इनके आपस के वोटर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अजीत पवार के वोटर्स अजीत पवार की विचारधारा को देखते हुए उन्हें वोट करते हैं, ना कि उनके वोट्स बीजेपी को पड़ते हैं। तो क्या इसीलिए बीजेपी अजीत पवार को ज्यादा तरजीह दे रही है क्योंकि उन्हें पता है कि अजीत पवार का अपना एक वोट बैंक है जो बीजेपी को नहीं मिलने वाला। तो उन्हें जो वोट मिलेंगे, उनका जो वोट बैंक है, उसको बीजेपी अजीत पवार के रूप में अपने साथ रखना चाहती है। जानकारों का यह भी कहना है, हालांकि अलग अलग अटकलें हैं, अलग अलग गणित है, जानकार जो अपने अपने हिसाब से अटकलें लगाते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर जो बातें हो रही थी कि बीएमसी चुनाव को देखते हुए एकनाथ शिंदे को इतना जो है इग्नोर तो नहीं किया जाएगा, इतना किनारे तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी बीएमसी चुनाव भी है और क्योंकि वो मराठा नेता हैं और मराठी समुदाय से आते हैं और काफी उनकी अच्छी पकड़ है, तो फिर ये कुछ जो घटनाएं घट रही हैं, जो कुछ भी चीजें एक के बाद एक हो रही है एकनाथ शिंदे के साथ, फिर वो तो
कुछ और ही कहानी बयां करती है। अब देखिए दिल्ली में एक देवेंद्र फडणवीस हैं। हालाँकि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाने से पहले अपने जो बीजेपी के बड़े नेता हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उन्हें एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए उनके घर पे भेजा था। और ये भी खबर आई कि चंद्रशेखर बावनकुले ने फ़ोन करके देवेंद्र फडणवीस से एकनाथ शिंदे की बात कराई थी। उसके बाद हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार दोनों दिल्ली पहुँचते हैं और दिल्ली जाने के बाद बड़े-बड़े नेताओं के साथ, दिल्ली आला-कमान के साथ उनकी मीटिंग होती है। लेकिन एकनाथ शिंदे जो है वो नहीं पहुँचते और ना ही वो मीटिंग में शामिल होते हैं। अब इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि एकनाथ शिंदे सिर्फ बीजेपी के आला कमान से ही नहीं, बल्कि जो महायुति गठबंधन जो महाराष्ट्र में चल रहा है, इससे भी कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे जो है वो उखड़े-उखड़े से नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छे संकेत नहीं कहा जा सकता महायुति गठबंधन के लिए। क्योंकि बीजेपी के लिए जो महायुति गठबंधन है उसमें एक मजबूत और कह सकते हैं एक अहम हिस्सा एकनाथ शिंदे हैं। लेकिन फिर एकनाथ शिंदे अगर इतने ही मजबूत और अहम हैं, तो सवाल वही आता है कि फिर उनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही है? क्यों बार-बार एकनाथ शिंदे को साइड किया जा रहा है? और अगर दोनों देखा जाए तो अजीत पवार इन दिनों कुछ ज़्यादा ही करीब और खास नज़र आ रहे हैं बीजेपी के। आप जब शपथ समारोह हुआ उस समय देखिए कि देवेंद्र फडणवीस के साथ वो बैठे थे, हँसी-मज़ाक, और उसके बाद भी देखिए जिस तरीके से वित्त मंत्रालय उन्हें देने की बात अभी सामने आ रही है कि उन्हें मिल सकता है। उसके बाद वो दिल्ली भी जाते हैं, तमाम नेताओं के साथ घुल-मिल रहे हैं, जहाँ-जहाँ बीजेपी के नेता वहाँ बैठक में भी बैठ रहे हैं। लेकिन वहीं एकनाथ शिंदे हैं, जो मजबूत गठबंधन का हिस्सा होते हुए जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, अब वो कहीं न कहीं साइड जो है वो बैठे हुए साइड में करते हुए उनको दिखाई दे रही है बीजेपी। तो ये बड़ा ही अजीब-सी स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में हो गई है। और क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर थी, अहम खबर थी कि इतने बड़े-बड़े लोग जो हैं वो बैठक कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे उन मीटिंग से गायब है। जाते-जाते एक छोटी-सी खबर आपको और दे देता हूँ कि दिल्ली में ही जो अजीत पवार हैं, वो शरद पवार के जन्मदिन का मौका था, 84 साल के शरद पवार हो गए हैं। वहाँ पर अपने कुछ बड़े नेताओं के साथ अजीत पवार मिलने पहुँचे, जिसमें प्रफुल्ल पटेल भी थे, सुनील तटकरे भी थे, कई सारे नेताओं के साथ वहाँ मिलने पहुँचे और बताया गया कि काफ़ी देर तक वहाँ पर बातचीत हुई है। लेकिन हालाँकि खबरें आ रही हैं कि जन्मदिन का शुभकामनाएँ देने के लिए अजीत पवार पहुँचे थे, लेकिन जब इतने नेताओं के साथ वो पहुँचते हैं, तो अटकलें राजनीति को भी लेके चलती है। क्योंकि इस समय शरद पवार जो हैं, वो ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर उनके पास सिर्फ 10 से 11 विधायक हैं। और ऐसे में क्या अजीत पवार की तरफ से कोई प्रपोज़ल भी शरद पवार को दिया जा सकता है? क्योंकि दोनों ही पार्टियाँ एनसीपी हैं और दोनों साथ में मिलकर के जो है पहले पार्टी चलाते थे। और अब परिस्थिति ऐसी बन गई है कि अजीत पवार काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं और शरद पवार जो हैं, जितने मजबूत थे वो पहले उसके मुकाबले अब थोड़े से, क्योंकि इस बार के चुनाव के रिजल्ट हैं, अब हालाँकि वो डिबेटेबल है, लगातार एमबीए सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन रिजल्ट जो भी हैं, उसके बेसिस पे तो ये कहा जा सकता है कि शरद पवार के पास विधायक बहुत कम बचे हैं। तो क्या ऐसे में अजीत पवार कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात इसलिए अहम होती है क्योंकि अजीत पवार अकेले नहीं पहुँचे थे। उनके साथ उनके पार्टी के तमाम बड़े नेता और पावरफुल नेता, वो सब गए थे मिलने के लिए शरद पवार से, और शरद पवार की इजाज़त के बाद ही वो उनसे मिल सकते हैं। ये तो सबको पता है कि शरद पवार से मिलना है, तो शरद पवार के अनुमति के बिना आप उनसे मिल नहीं सकते। तो उनकी अनुमति के बाद वो मिलने पहुँचे थे, जो मीटिंग्स हुई हैं, जो बैठक हुई है, जो बातचीत हुई है। अब क्या सिर्फ़ उनके जन्मदिन को लेके शुभकामनाएँ पे बात हुई है या कुछ और भी बातचीत हुई है? अब ये तो अजीत पवार और शरद पवार जानते हैं। लेकिन इस मुलाकात के जो अहमियत है, वो काफ़ी ज़्यादा है और अटकलें काफ़ी लगाई जा रही हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।